प्रोफेसर राम गोपाल यादव सर, आपके ऐसे तो 9 मिनट हैं, 12 मिनट 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे ना आप? मैं रिक्वेस्ट पहले से ही कर दूं, नहीं तो फिर ऐसा है कि नरेश जी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। वकील लोग जब बोलते हैं तो वो कानून और विधि मंत्रालय परस्पर वो अपने तरीके से बोलते हैं। कितने अच्छी तरह से वकील बोल रहे हैं। अब आप देखिए, ऐसा है कि ये जो मंत्रालय है, आप इसमें लॉ, मैं बोलनी शुरू कर रहा हूँ, कानून और न्याय, ये दो चीज़ें हैं। और आम आदमी के लिए ये आवश्यक है कि कानून बहुत सरल हो और न्याय सस्ता हो। और माननीय मंत्री जी, इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आप कभी विचार करें कि क्या हिंदुस्तान में ये दोनों चीज़ें हैं? क्या कानून इतना सरल है? स्थिति ये हो गई कि हम लोगों को जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे तो ये सवाल पूछा जाने लगा कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इतना इंटरप्रिटेशन उसका, एक एक धारा का इतनी इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। अगर 10 लोग एक धारा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, 10 तरीके से करेंगे, 10 तरीके से करेंगे। और नतीजा ये होता है कि न्यायालय में मामला जाता है, विलंब होता है और इतना महंगा हो जाता है न्याय पाना लोगों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनील दत्त जी को अपनी कोठी बेचनी पड़ी। संजय के उसमें आप बम्बई के और महाराष्ट्र के सारे लोग जानते हैं। एक एक पेशी के लिए 2 मिनट के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जाते हैं और 2 लाख से लेकर 15 लाख और 20 लाख रुपए तक लेते हैं। ये स्थिति है। तो जब न न्याय सस्ता है और न कानून सरल है, तो लोगों के लिए ये जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ये लोगों को राहत नहीं दे पा रहा है। और नतीजा ये है कि बड़े पैमाने पर लगभग 3 करोड़ के आसपास लोअर और कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिंदुस्तान में मुकदमे लंबित हैं। जजेस के नियुक्तियां आप नहीं कर पा रहे हैं। जजेस की नियुक्तियां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्तियां होने के बाद भी, मिश्रा जी बेहतर जानते होंगे, 90 वैकेंसियां हैं। आप एक तरफ कोशिश करते हैं कि लोगों को न्याय जल्दी मिले और न्यायाधीशों की नियुक्तियां नहीं हो पाती। नियुक्तियों में भी ये अकेला ऐसा अभागा देश है दुनिया का जिसमें स्वयं जज ही नियुक्तियां जज के करते हैं। हालांकि मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें संशोधन किया है। अब पता नहीं इसको पहले रखे सुप्रीम कोर्ट की न रखे, लेकिन यहाँ जज की नियुक्ति करते हैं। सारी दुनिया में एग्जीक्यूटिव जज की नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ जजेस स्वयं अपनी नियुक्तियाँ करते हैं। सब अपने लिए अपने तरीके की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए एग्जीक्यूटिव को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव जब कमज़ोर होगी तो न्यायपालिका को, सबको बराबर अधिकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के अधिकार हैं। आप कानून का पालन कराएंगे, न्यायालय कानून की व्याख्या करेगा, कानून तोड़ने वाले को दंड निर्धारित करेगा, हम कानून बनाएंगे यहाँ बैठकर। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अब चाहे गवर्नमेंट की पिछले 10-15 साल से कमजोरी रही हो, वहाँ से आदेश होने लगा है सुप्रीम कोर्ट से कि आप कानून भी किस तरह का बनाएंगे। क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है व्यवस्थापिका या हमारे लेजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में? अभी अभी हमारे
माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने दिनों में बनाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट की बिजनेस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये तो है कि अगर हम कानून बनाएं तो उसको जुडिशियल रिव्यू वो करे, वो उसको गलत घोषित कर दे, असंवैधानिक घोषित कर दे, अल्ट्रा वायर्स कर दे घोषित। लेकिन संसद कानून बनाए न बनाए, किस तरह का कानून बनाए, इस तरह का निर्देश कोई न्यायालय नहीं दे सकती संसद को। लेकिन ये हो रहा है। तो इससे स्थिति ये हो जाती है कई बार, जैसे अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए जब जज का नाम मांगा गया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। जब न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव में झगड़े की नौबत आ जाए तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका में जब बहुत बड़ी मंदी थी 1931 में, रूजवेल्ट 1932 में चुने गए, डील लॉज उन्होंने बनवाए संसद से कि अब अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखें। न्यायपालिका ने उनको रद्द कर दिया। बार बार ऐसा किया तो गुस्से में अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, कि अगर इस तरह से न्यायपालिका काम करेगी तो हम न्यायपालिका को अपने लोगों से पैक कर देंगे, भर देंगे। हालांकि हुआ नहीं ऐसा कभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के उन राष्ट्रपति के उस बयान के बाद 1936 से लेके आज तक अमेरिका में कभी ये नौबत नहीं आई कि न्यायपालिका ने राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव से लड़ने की या उससे झगड़ने की कोई कोशिश की। कभी ऐसा नहीं हुआ। और यहां रोज होता है, यहां रोज हम दब जाते हैं। जनता की जो कलेक्टिव बिल है उसको रिप्रेजेंट करती है संसद। डेमोक्रेसी में संविधान ने अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट अंततोगत्वा हमारी विधायिका को, चाहे जितनी इसमें बहसें हुई हों कि कौन सर्वोच्च है कौन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था, केशव सिंह केस। उत्तर प्रदेश असेंबली में एक केशव सिंह नाम के लड़के ने पर्चा फेंक दिए, उसको गिरफ्तार किया गया। विधानसभा ने उसको 4-5 दिन की सजा दे दी और जनरल वारंट के तहत उसको जेल भेज दिया। 2 दिन बाद उसको जमानत पर, एक वकील साहब थे वो हाई कोर्ट से छुड़ा रहा है, लखनऊ हाई कोर्ट से। उत्तर प्रदेश विधानसभा सेशन में चल रही थी, विधानसभा तुरंत कोर्ट का रूप लिया और वारंट जारी करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को आदेश दिया और एसएसपी को कि आप उस जज को और उस वकील को गिरफ्तार करके सदन के सामने लाइए। जज इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, लखनऊ बेंच का था मामला। वहां से डिवीजन बेंच ने उनको एंटिसिपेटरी बेल दे दी। जब एंटिसिपेटरी बेल दे दी तो उत्तर प्रदेश असेंबली ने यह कहा कि उन जजों को, दोनों को और वकीलों को गिरफ्तार करके सदन के सामने लाया जाए। तो गवर्नर को इस स्थिति में, उस मामले को, गवर्नर को नहीं, स्वयं राष्ट्रपति ने जब देखा कि न्यायपालिका और उसका झगड़ा शुरू हो गया है, तो राष्ट्रपति महोदय ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया न्याय के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि हाँ ठीक है, जमानत दे सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो मामला चलता रहा। और जब फैसला हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ऐतिहासिक जजमेंट जो अब भी है केशव सिंह केस में, कि एक बार जब विधायिका जब कोर्ट का रूप ले लेती है और जनरल वारंट के तहत किसी को सजा दे देती है तो उसकी अपील सुनने का अधिकार हिंदुस्तान के किसी न्यायालय को नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि केशव सिंह को जो 1 दिन का रह गया था, गिरफ्तार करके दोबारा लाया गया कई साल बाद और जेल भेजा गया। तो ये तो कोर्ट ने स्वयं स्वीकार किया कि विधायिका इतनी ताकतवर है। लेकिन ये रोजाना हमारे यहाँ होता है कि हाई कोर्ट मनचाही सो बातें करने लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी बातें की गई थी और उम्मीद की गई थी कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, लेकिन हमने स्वयं इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी कि अब न्यायपालिका स्वतंत्र भी नहीं रह गई। एक मायने में स्वतंत्र है,
लेकिन ये उम्मीद की गई थी कि रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ वाले पद पर उसको नहीं भेजा जाना चाहिए, वरना लालच में फिर जजेस फैसले देने लगेंगे। अब होने क्या लगा है, फला कमीशन का चेयरमैन जज होगा, मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन जज होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन जज होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन जज होगा। जितने कमीशन हैं सबके चेयरमैन जज हों। क्या जरूरी है कि जज ही हों? हर एक का कोई ऐसा नहीं है सर। अब होता क्या है इससे, बहुत सारे जज ऐसे होते हैं जिनके मन में ये ये लालच होता है कि अगर हम गवर्नमेंट के अनुसार फैसला देंगे तो हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद हम किसी कमीशन के चेयरमैन बना दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट वाले केरल के गवर्नर बने। और यहां तो आप समझ लीजिए, जो हमने कभी नहीं सोचा था पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को ये कांग्रेस के लोग राज्यसभा में ले आए थे, रंगनाथ मिश्रा साहब, इसी हाउस में। मैं भी था उस वक्त मेंबर, अब गवर्नर बने। तो जब ये चीजें होने लगेंगी तो स्वतंत्रता न्यायपालिका की कहां रहेगी? न्यायपालिका निरंकुश भी होती जा रही है माननीय मंत्री जी, एग्जीक्यूटिव की कमजोरी की वजह से और लालच की वजह से उसकी स्वतंत्रता पर भी असर पड़ रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अपॉइंटमेंट जब होते हैं तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी और एससी एसटी, इसमें कई बार तो एक आदमी भी नहीं होता है। एक चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए, वो तब हुए जब हिंदुस्तान के एक राष्ट्रपति ने दस्तखत करने से फाइल पर मना कर दिया कि आप कम से कम एक शेड्यूल कास्ट के आदमी का नाम लाइए इसमें। तब एक जज हुए जो चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए, जब नारायणन साहब ने दस्तखत करने से मना कर दिया था, बालकृष्णन साहब। तो ये कोई इस कम्युनिटी का कोई जज नहीं, जजेस। और एक और चीज है, आप जरा इतिहास मंगा के देख लीजिए, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लड़के जज हैं, हाई कोर्ट के जजों के लड़के और रिश्तेदार जज हैं। अगर नेता का लड़का नेता हो गया तो आलोचना होने लगती है, या किसी पद पर पहुंच जाए तो आलोचना होने लगती है। हमारे यहाँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर बार अपॉइंटमेंट होता है तो कोई ऐसा बंच नहीं है जिसमें कुछ न कुछ ऐसे नाम न हो जो किसी जज के लड़के, रिश्तेदार, दामाद आदि न हो। ये स्थिति है। तो श्रीमान, ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को सस्ता न्याय मिले, सही न्याय मिले। जजमेंट रिजर्व हो जाता है, मान्यवर जजमेंट रिजर्व हो जाता है, उस पर कोई सीमा नहीं है। कब 6 महीने ने सुना है, 1 साल जजमेंट रखे हुए अपने पास, कहते साहब कोई इसके लिए कानून ही नहीं, जब तक चाहे तब तक जजमेंट रिजर्व रखे रहे। मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, और ये भी नहीं मैं जब कहने जा रहा हूं इसका मतलब ये भी नहीं है कि जुडिशरी में या न्यायपालिका में ईमानदार लोग नहीं होते, एक से एक ईमानदार लोग होते हैं। लेकिन लंबे अरसे तक जब किसी फैसले को सुरक्षित रखा जाता है, सुनाया नहीं जाता है, तो दलाल घूमने लगते हैं। ये मैंने स्वयं देखा है और सुना है। लंबे अरसे तक कोई औचित्य नहीं है कि फैसला 6-6 महीने तक सुरक्षित रखा जाए। क्यों रखा जा रहा है? आखिर लोग क्या सोचेंगे? ये सब हो रहा है।
दूसरा जो मैंने आपसे अभी कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर जो मुकदमे हैं लंबित, आप ये जरा पता करा लीजिए कि अपील के कितने मामले सुने जाते हैं, अपील पर फैसले कितने होते हैं, कोटा पूरा करते हैं PIL पर, रिट हो गई और केस इतने मैंने किए, अपील के कितने फैसले सुने गए, 20-20 साल से केस क्यों पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोटा पूरा कर लिया। जब विंटर वैकेशन होती है, विंटर वैकेशन, हमारे मिश्रा जी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, बड़े वकील हैं, तो वो उन 7-8 दिन में 7-8 दिन के बीच का जो गैप होता है, उस दिन सब चले जाते हैं जज, कोई नहीं सुनता, एक काम नहीं कोई करता है, बीच की छुट्टी ले ली, चले गए। कितना जज काम करे, कितने फैसले हुए, कितनी अपीलों को सुना, असली मेजरमेंट जो है, बैरोमीटर है कि कौन जज कितना काम करता है कि अपील के कितने केसेस सुने गए और उन पर फैसले हुए। 2 रिट आ गई, PIL आ गई, उनको कह दिया मैंने 5 केस सुन लिए, और जिस पे दिमाग की जरूरत है, जिस पे पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उस तरह के केसेस को कोई सुनता ही नहीं, डेट्स बढ़ती रहती हैं और क्लाइंट मरता रहता है। तो अगर आपको गरीब आदमी को राहत देनी है, सस्ता न्याय दिलाना है, तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि जल्दी लोगों को न्याय मिले। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जा ही नहीं पाता, कोई अपनी जान बचा सकता है अगर उसके पास पैसा हो, वकील कर सकता हो, लेकिन नहीं होता है तो जान भी चली जाती है। हम ऐसे मामले तमाम जानते हैं जिनमें झूठे केसेस में 302 में लोगों को फंसाया गया, सजा हुई क्योंकि पैसा उनके पास नहीं था, अच्छा वकील नहीं कर सकते थे, सही तरीके से उनके केस को लड़ा नहीं गया और उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो गया, निर्दोष लोगों को। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सारे देश के सिस्टम को प्रभावित करने वाला मंत्रालय है, लोगों को सही न्याय मिल सके, सस्ता न्याय मिल सके, ये हो जाए और संसद की और कार्यपालिका की गरिमा बनी रहे। हर मामले में ऐसा न लगे कि अब आपको वही करना होगा जो ऊपर से निर्देश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी कोई न कोई अंकुश लगाने की बात करनी होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।